गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सलाम मैम। मेरी आवाज आ रही बेटा? क्लियर है? जी मैम। ओके। कल हमने जो टॉपिक लिया था मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, पांडुलिपि पर, तो उसमें कोई किसी के डाउट्स तो नहीं है? ओके मैम ऐसे तो कोई डाउट्स नहीं है जी। हाँ ठीक है। फिर उसमें आपके आगे और भी टॉपिक्स हैं कई सारे, जैसे कि म्यूजियम है, कॉइन्स है, म्यूजिक पिलर एंड स्टोन्स, ये सब हैं टॉपिक्स। अभी तक किसी ने आपका इसके बारे में पढ़ाया है आपको कि नहीं पढ़ाया है? नो मैम। अभी तक मैम नहीं पढ़ा मैम। ठीक है, तो फिर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा ले लेती हूँ जिससे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और वैसे भी रिसर्च के लिए सब चीजों की हमें बहुत आवश्यकता होती है, और कॉन्सेप्ट हर चीज हमें क्लियर रहेंगे तो रिसर्च में हमको हर चीज एक दिशा क्लियर बनेगी, साफ दिशा दिखेगी हमें। हम इस पे लेते हैं आपका म्यूजियम, ठीक है ना। म्यूजियम, आप सभी लोग म्यूजियम तो जानते ही हो, म्यूजियम क्या होता है एग्जैक्टली, कि संग्रहालय। इसको हम कह सकते हैं संग्रह आलय, यानी कि कलेक्शन का घर। एक ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहाँ डिफरेंट चीजों का या एक ही से संबंधित कई चीजों का, कई उसकी वैरायटीज का संग्रह हो, और उसको हम लोग देख सके, उसको हम स्टडी कर सकें, और उन सब चीजों को अपने शोध में उसका प्रयोग हम कर सके और अपना ज्ञान अर्जन कर सके। तो ऐसी चीजों का जो संग्रह है, ऐसी स्थान जहां पर ऐसी वस्तुओं का संग्रह हो जो अब नहीं अवेलेबल हैं या बहुत रेयर हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, और हमारी प्राचीन संस्कृति को वो दर्शाती हैं, उससे कुछ हमको मिलता है ज्ञान, तो ऐसी जगह संग्रहालय कहलाएगा। इसकी आप एक परिभाषा नोट कर लीजिए, डेफिनेशन। यह वह स्थान है, संग्रहालय वह स्थान है जहां एक ही अथवा अनेक प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह हो, एवं वह वस्तुएं प्रदर्शित हों तथा सुरक्षित हों। ऐसी जगह या ऐसा स्थान संग्रहालय कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लो इसको बेटा। संग्रहालय यह वह स्थान है जहां एक ही अथवा अनेक प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह हो तथा वह वस्तुएं प्रदर्शित हों एवं वो सुरक्षित हों। संग्रहालय हम कह सकते हैं ये एक ऐसा संस्थान है, पूरा एक संस्थान हो जाता है ये, जहां मानव समाज के हमारे विकास, मानव समाज के जो ज्ञान है उसके लिए, जो विरासत, जो हमें प्राचीन विरासतों में हमको जो चीजें मिली हैं, जो ऐसी बहुमूल्य चीजें जो हमको विरासत के रूप में हमको मिलती हैं या मिली हैं, और अब आने वाले समय में उनका मिलना मुश्किल है, तो ऐसी चीजों को संरक्षित करने के लिए और विभिन्न मतलब इम्पोर्टेंट जो है वस्तुएं, महत्वपूर्ण वस्तुएं, इनका संग्रह किया जाता है संग्रहालय में। ऐसी चीजों का संकलन किया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है ना, प्रदर्शन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि उठा के लॉकर में रख दिया, वो हमारे किसी यूज के लिए नहीं होगा, क्योंकि उससे हमारा कोई ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है।
तो जो ऐसी चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, उनको सबसे पहले तो इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद उसका प्रदर्शन किया जाए, ये बहुत आवश्यक हो, और उसको प्रॉपरली हम देख सकें, उसको समझ सकें। ठीक है ना? तो ये ऐसी वस्तु का जो जहां पर इकट्ठे होती हैं, वो संग्रहालय कहलाता है। मानव की विरासत, हम यही बार बार बता रहे कि हमारी विरासत है, ये हमारा धरोहर के रूप में जो हमको मिला है, या जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, जो बहुमूल्य संस्कृति है, उसका संरक्षण करने के लिए ये वो स्थान है जिसको अध्ययन करने के लिए हमको वहां बार बार जाना पड़ेगा। और शिक्षा, हमको एक शिक्षा जगत में एक ज्ञानार्जन के लिए हमारी नई पीढ़ी को ये इस स्थान के प्रॉपर जाकर, समझकर, वहां की चीजें देखकर, स्टडी करके, ऐसा एक हमको वहां से रास्ता मिलता है संग्रहालय से। संग्रहालयों में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे धर्म से संबंधित चीजें हो, पुरानी मूर्तियों का संग्रह हो, हमारे जितने धार्मिक गुरु लोग हैं उनका हो, हमारे देवी देवताओं की जो पुरानी पुरानी मूर्तियां मिली हैं, उन सबका संग्रह हो एक जगह, या कुछ पेंटिंग्स हो, पेंटिंग्स का भी हमको संग्रहालय में मिलती हैं, वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स, और ऐसी पेंटिंग्स जो अब और कहीं अवेलेबल है ही नहीं, केवल हम फोटोग्राफ्स में किसी पुस्तक में हम देख सकते हैं, या रेफरेंसेस मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, या एक ही आर्टिस्ट की बहुत सारी पेंटिंग्स हो, इस तरीके की हम लोग को जगह मिलती है संग्रहालय में। या बहुत सारी युद्ध के सामान जैसे होते हैं, है ना, युद्ध में कैसे लड़ते थे फला काल में, तो इतिहास के बारे में पूरा वहां को देखने से आपको एकदम प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि इस तरीके की वेशभूषा होती थी, इस तरीके के उनके तलवार होती थी, या भाला थे वो इस प्रकार के, इतना इस तरह टाइप के यूज होते थे, या किस तरीके का उनकी तोपें इस तरीके की होती थी, वाज में क्या क्या यूज होता था, टोटल सामान वहां पे हमको संग्रहालय में मिलता है। या भी बर्तन भी हमको मिलते हैं कि वहां पे किस तरीके के बर्तन यूज होते थे प्राचीन काल में। अब हम कह तो सकते हैं, ऐसे कैसे कह दोगे आप कि ये होता है, दिमाग में एक चीज, अब तुमको स्टडी करना हो, हमारे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के टाइम के कैसे बर्तन मिले हमको, कैसे क्या क्या चीजें मिली, और जैसे तुमको मैंने कल बताया था कि एक वहां पर नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है वहां पर, तो उन मूर्तियों का, इन सब का अध्ययन करना कैसे होगा, हम सामने ही सामने हमको देखने को मिलती है कि ये इस तरीके का था। तो एक हमें हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ, प्राचीन हमारी संस्कृति क्या थी, कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन क्या था। बहुत से देखो संग्रहालयों में हमें सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उनके उस टाइम के क्या मुद्राएं थी वो हमको मिलती हैं कि ये इस्तेमाल होते थे, या किस तरीके के कॉस्ट्यूम्स उस वक्त पहने जाते थे। बहुत से बर्तन मिलते हैं जो खुदाई के दौरान अक्सर होता है कि प्राप्त की ये मट्टी के बर्तन मिले, इस तरीके के बर्तनों में क्या प्रयोग होता था। तो ये सब चीजें हमको कहाँ मिलेंगी, संग्रहालय में मिलेंगी हमको। तो संग्रहालय का बहुत प्रयोग महत्वपूर्ण है, वहां के जाकर स्टडी करना, और एकदम क्लियर हमारे स्केच आ जाता है, क्योंकि हम पुराने जमाने में ऐसे कैसे जा सकते हैं, सामने हमको हर चीज मिल रही है, तो एक पूरा स्केच हो जाए दिमाग में, हमको रूपरेखा हमारे खिंच जाती है संग्रहालय के बेसिस पर कि देखिए इस तरीके का हमारा हुआ करता था, फिर ऐसे डेवलपमेंट हुआ, फिर ये चेंजेस आए। ये एक क्रम हमको वहां जाने से मिलता है अधिकतर हमको। अच्छा, अब संग्रहालय का हम आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कहलाता क्या है संग्रहालय। इसको हम ये भी कह सकती हो कि एक विशेष प्रकार की ये एक सांस्कृतिक संस्था है। क्लियर हो रहा है ना, सांस्कृतिक एक हमारा संस्था है, हमारी प्राचीन हमारी जो संस्कृति रही उसकी एक संस्था है, जो वर्तमान है ना, प्रेजेंट, और जो हमारा पास्ट हो चुका है, अतीत, उसकी संस्कृति क्या थी,
उसकी एक अभिव्यक्ति हमको वहां पे मिलती है, एक जीता जागता उदाहरण वहां पे मिलता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति इस प्रकार की थी। तो म्यूजियम्स का बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए, शोध के लिए और हमारे ज्ञान अर्जन के लिए, या कहना चाहिए अतीत से जुड़ने के लिए, एक जो हमें पॉइंट मिलता है उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये सोर्स है म्यूजियम्स हमारे। क्लियर? अच्छा, अब म्यूजियम की आवश्यकता क्या है या उसका उद्देश्य, हम कहना चाहिए क्यों म्यूजियम का क्या उद्देश्य है। तो इसके कई सारे हमको सोचने में, अगर सोचे तो हमारे कई सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं कि एक सबसे आवश्यक जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामने, कि हमें अपना इतिहास के बारे में, हमारा अतीत क्या था उसके विषय में एक स्पष्ट जो ज्ञान मिलता है, टू नो आवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और टू नो आवर हिस्ट्री, इस हिस्ट्री के विषय में हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें संग्रहालय प्रदान करता है। तो सबसे वाला इंपॉर्टेंट आप इसको पॉइंट नोट करो कि संग्रहालय की आवश्यकता क्यों है। पहली आवश्यकता कि हमें अपने इतिहास का ज्ञान मिलता है, इतिहास के विषय में साक्षात हमको चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि अगर संग्रहालय नहीं होगा तो ये इम्पोर्टेंट चीजें जो हमारा इतिहास की चीजें हैं जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं, कैसे हम देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली हम एक जगह जाएंगे, वहां स्टडी करेंगे कि ये इस तरीके का चीज होता था, है ना। तो अब ये भी क्या हमारा संगीत से भी जुड़ा है कि हमारा संगीत प्राचीन काल में किस प्रकार था, समाज में संगीत की क्या स्थिति थी, या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पहले होते थे। तो अगर म्यूजियम जाएं तो हमको पुराने सामान के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं वहां पर, या हमें मूर्तियां मिल रही हैं, तो हमें देखने से पता लगता है कि इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स थे, इस तरीके का संगीत हमारा इस तरीके से प्रचलित होता रहा होगा या प्रयोग में रहा होगा। अब मट्टी के बर्तन हैं तो किस तरह का, वो एक पूरा कल्चर हमारे दिमाग में आ जाता है, जिससे कि हम काफी हद तक अपने प्राचीन इतिहास के विषय में जान सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, एक तो हमें पता लगा कि हमारे ज्ञान का एक माध्यम है, दूसरा हमारे मनोरंजन का भी माध्यम है। एक वहां जाकर एक मनोरंजन का भी एक जरिया हमारा ये म्यूजियम से अच्छा लगता है, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे हुआ था, तो ये मनोरंजन का भी एक हमारा म्यूजियम माध्यम है। ठीक है ना। एक चीज और है इंपॉर्टेंट इसमें कि म्यूजियम की क्यों आवश्यकता होती है, टू सेव थिंग्स, हमें चीजें सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। सुरक्षित नहीं रहेंगी, अगर म्यूजियम में सुरक्षित नहीं रहेंगी, इधर उधर पड़ी रहेंगी, तो चीजें नष्ट हो जाएंगी। अगेन हम फिर उस चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो एक तो हमें इतिहास के बारे में जानना, दूसरा मनोरंजन के लिए, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो बेटा ना, कि क्यों आवश्यकता है, क्या इसकी उद्देश्य क्या है म्यूजियम्स का। और चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक उसका उद्देश्य ये भी है कि चीजें वहां पे सुरक्षित रहे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और इसका हमको चीज मिलती है कि हम नई चीजें डेवलप कब करेंगे। कोई भी चीज, अगर हमें कोई भी तथ्य या कोई भी फैक्ट्स हमारे पास जब तक पुराने फैक्ट्स ना हो तो हम नई चीज नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो नया ज्ञान, नया कोई चीज डेवलप करने के लिए, कुछ नया अध्ययन करने के लिए हमको पुराने चीजें जो हैं, अतीत की जो चीजें हैं या जो अध्ययन और हो चुके हैं, उनकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो म्यूजियम एक, मान लीजिए कोई नया आपको इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है ना, तो अब उसको या कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपको डेवलप करना है, या तबले के अंदर कुछ आप नया चीज लाना चाहते हैं, तो आप पहले आप वाद्य देखेंगे, पुराने अवनद्य वाद्य किस तरीके के थे, उसमें ये चेंजेस आए तो क्यों आए, कैसे आए, फिर ये चेंजेस। अब आपको मान लो चेंज करना है कि तबले के ऊपर अपना देखना है कि तबला कैसे ओरिजिन हुआ, तो अब हमको शुरुआत से देखना पड़ेगा ना, इससे पहले क्या था, किस तरीके के वाद्य थे,
कैसे कैसे 2 पार्ट्स में बटा, ये सब चीजें देखने के लिए हमें पहले उसका स्टडी करना बहुत जरूरी होगा। और म्यूजियम्स इसमें हमें बहुत सहायता प्रदान करते हैं कि दिखाते हैं। आप म्यूजियम्स जाओ तो पुरानी पुरानी हमको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं कि वीणा, कितनी पुरानी प्राचीन वीणाएं मिलती हैं, ये चेंजेस हुए, तो एक हमको लिंक मिल जाता है और हम एक दूसरे से उसको जोड़ सकते हैं। आज का जो हमारा वर्तमान जो चीजें हैं उनको प्राचीन से जोड़ना बहुत आवश्यक है, अगर फ्यूचर में हमको और नया कुछ करना है। तो उसको अपने अतीत का, अपना जो प्राचीन जो बैकग्राउंड है उसका, वो हमें म्यूजियम से साक्षात उसका हमको देखने को मिलता है। एग्जैक्टली विजिट करने से बहुत क्लियर होती चीजें, क्योंकि वहां पे हमें सामने सब चीज देखने को मिलती है, ना कि हमने किसी पुस्तक में उसकी फोटो देख ली, या हमने टीवी पे देख लिया, या हमने नेट पे सर्च कर लिया। अगर आप हूबहू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसकी डेप्थ में नॉलेज होगी, और बहुत कुछ म्यूजियम में उस विषय पर लिखा भी रहता है, वहां पर सब डिटेल्स में दिया रहता है, एक शॉर्ट में दिया रहता है कि ये वाद्य ऐसा था, या ये तलवार इनकी थी, या ये कॉस्ट्यूम इनका था, और इस समय ये प्रयोग में आता था। क्लियर होना ये। तो हमारे उद्देश्य देखिए कितने सारे एक हो गए, कि एक तो शिक्षा के लिए हो गया, है ना, मनोरंजन का हो गया, ज्ञानवर्धन का हो गया, हमारा नॉलेज, और कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए हमको बैकग्राउंड उसको देखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये कुछ इसके म्यूजियम के हमारे उद्देश्य हुए। ठीक है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो लंदन में है, ब्रिटिश म्यूजियम कहलाता है। लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। और ऐसे ही रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो संग्रहालय है, हर्मिटेज संग्रहालय, वो भी बहुत बड़ा संग्रहालय है रूस का, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है। उसमें जो चीजें हैं, कहते हैं कि 30 लाख से ज्यादा वहां पे चीजें हैं जिसका संग्रह किया गया है। मोर देन 30 lakhs। आप सोच सकते हो कि 30 लाख चीजों को रखना और उनको सुरक्षित रखना, उनको इकट्ठा करना ही कितनी मुश्किल है। उसको इकट्ठा करके इधर उसको उसके बारे में लोग आते होंगे, नेचुरली कितना मुश्किल एक कार्य है कि इसको संरक्षित रखें और ये चीजें नष्ट ना होने पाए, इसका पूरा मैनेजमेंट करना। ये आप चीजें हम लोग इसलिए कहते हैं कि संग्रहालय का एक बहुत इम्पोर्टेंस हमारे स्टडीज में है। ठीक है ना। इसी तरीके का एक और टॉपिक आपको, हमारा जो इंडिया में है बहुत बड़ा, जो कलकत्ता में है बेटा, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, ये हमारा बहुत बड़ा म्यूजियम है। और कहते हैं एशिया का पुराना म्यूजियम है ये, एशिया का सबसे बड़ा पुराना, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। और पुराने संग्रहालयों में से ये एक है। और सन 1814 में इसका स्थापना हुई थी। 1814 में ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाना शुरू किया था। तो इंडिया में भी म्यूजियम्स के बहुत हैं म्यूजियम्स, और तुमको मैं आगे डिटेल में और बताना चाहूंगी। इसी प्रकार अगर हम इसके टाइप्स डालें, अभी हमने देखा म्यूजियम है क्या, म्यूजियम की क्या परिभाषाएं है ना। और एक परिभाषा आप और नोट कर लो, बहुत अच्छी परिभाषा है, एक नोट करो। संग्रहालय एक सांस्कृतिक, देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा, सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुसंधान हेतु वह संस्था है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्मारकों के भंडारण, अधिग्रहण, लेखांकन एवं अध्ययन का कार्य करता है।
इसमें सब कुछ आ गया। देखो आपकी डेफिनेशन में कि संग्रहालय एक सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान है। जो इसका कार्य क्या है? जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्मारकों के भंडारण, अधिग्रहण, लेखांकन एवं अध्यापन या अध्ययन का कार्य करता है। क्लियर? अब संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम हो गया आपका। तितली का संग्रहालय पूरा होता है। सिंगापुर में एक तितली का संग्रहालय देखा था, इतना खूबसूरत था, मतलब हजारों तरीके की तितलियां थी वहां पर। कुछ लाइव भी थी, जीवित भी थी, और अधिकतर वहां पे डेड थी, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से चिपका चिपका के रखा था। सिंगापुर में है, बहुत बड़ा एक संग्रहालय है तितलियों का। खैर हर जगह होता है। वनस्पति उद्यान, आप इसको भी ले सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पतियां, उसका संग्रह है ना। ऐतिहासिक स्थलों का, अच्छा, हर एक किलो में हमें संग्रहालय मिलता है। कहीं पे भी आप किले में जाइए तो वहां से रिलेटेड चीजें, वहां का अगर जो बादशाह है उसकी चीजें, खाने पीने का बर्तन, तलवार, युद्ध की चीजें, उनके डेली यूज में क्या क्या चीजें होती थी, उनके बिस्तर, हर चीज का वो संग्रह करके सामने दर्शाते हैं कि उस जिससे कि हमको उस चीजों का, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इस टाइप की चीजें ऐतिहासिक स्थल पर भी हमको मिलती हैं। एक डॉल म्यूजियम है, शायद आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा। डॉल म्यूजियम बहुत सुंदर है, वहां पर हजारों तरीके की डॉल्स हैं वहां पर, उनका जो संग्रह किया है, तो मतलब देखने में समझ में आता है कि क्या क्रिएटिविटी है, कितने तरीके की डॉल्स हो सकती हैं। ऐसी ट्रेन से संबंधित कैसे पुरानी ट्रेन कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या था, फिर क्या चेंजेस आए, फिर क्या चेंजेस आए, कैसे उसका स्ट्रक्चर का चेंजेस आए, कैसे उसका इंजन का चेंजेस आए, पहले कैसे चलता था, ये एक स्टेप बाय स्टेप। तो अगर कोई किसी को रिसर्च करना है तो सामने सब कुछ देखने से, एकदम उसका देखने से बहुत ज्ञान में एकदम एक रास्ता एक दिमाग में खुलता है कि ऐसे ऐसे चीजों का डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमको वो सामने दिख रहे हैं ना। ऐसी बच्चों का संग्रहालय होता है ना, टॉयज का, जितने खिलौनों का डिफरेंट टाइप्स के, तो ये कई तरीके के संग्रहालय हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके का अगर हम सेक्शंस इसके करें, या इसको हम कोई हेडिंग के अंदर लाए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमको संग्रहालय मिलते हैं बेटा, उसमें आप नोट कर सकते हो कि मेन 6 सेक्शंस हमको मिलते हैं। पुरातत्व, पुरातत्व संग्रहालय। कला संग्रहालय, कला से संबंधित जितनी चीजें हैं उनका संग्रहालय। तीसरा है वनस्पति विज्ञान। चौथा है जंतु विज्ञान, जो जीव जंतु की चीजों जो है, रेप्टाइल्स वगैरह, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इन सबका जो मिलता है संग्रहालय। भू विज्ञान और मनुष्य जाति विज्ञान। एक बार फिर रिपीट करूंगी, ये 6 टाइप्स, जो 6 सेक्शंस हैं संग्रहालय के, पुरातत्व, कला, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भू विज्ञान और मनुष्य जाति विज्ञान। ठीक है ना। ये 6 सेक्शंस होते हैं म्यूजियम के। किसी किसी म्यूजियम में एक ही सेक्शन होता है, एक या दो ही होगा, तो किसी में 3 होंगे, और किसी किसी में बड़े बड़े म्यूजियम्स में 6 सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें विभिन्न जो चीजें प्राप्त होती हैं उनको, उनका संरक्षण और उन प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी जो इंडिया में संग्रहालय हैं, आप उनको भी नोट कर सकते हो। ये मैटर बेटा मैंने बहुत मेहनत से तुम लोग के लिए इकट्ठा किया है, तो आप लोग नोट कर लोगे तो आपको इजी रहेगा इसके बारे में आगे फर्दर स्टडी करने में। नोट करो आप। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है।
हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम, ये 1951 में इसको बना है ये सालार जंग। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई में। और मुंबई में है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। चेन्नई में सरकारी संग्रहालय। चंडीगढ़ में है गवर्नमेंट म्यूजियम। शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ ठीक ठीक है, मुझे लग रहा। हाँ अच्छा, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट म्यूजियम। ऐसी अहमदाबाद में है पालड़ी पतंग म्यूजियम। पतंग का म्यूजियम है, बताओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पतंग। पालड़ी पतंग म्यूजियम। और एक इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है, पता है आप लोग को ये बात? नहीं मैम। हाँ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। ये 1983 से ये मनाया गया है ना? शुरुआत तो इसकी 1977 से हो गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 83 से इसमें एक विशेष हर साल की थीम देते हैं। जैसे 2021 की थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम। इस डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम का देते हैं थीम, और उसको मनाया जाता है। 18 मई को विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, और मेरे ख्याल से सारे जितने म्यूजियम्स हैं वहां पर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। और उस दिन शायद एंट्री भी काफी हद तक कई म्यूजियम से फ्री हो जाती है एंट्री। और उससे उसके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिससे कि आज की जो यंग जनरेशन है या बच्चे हैं हमारे, उनको एक म्यूजियम के प्रति उनका रुझान बढ़े, एक अवेयरनेस डेवलप हो कि म्यूजियम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वहां जाएं और उनको स्टडी करें। तो और क्योंकि हमारा सरकार इतना पैसा खर्च करती है म्यूजियम्स के ऊपर, और क्योंकि वहां पे चीजों को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आसान नहीं होता इन सब चीजों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए। तो इसके लिए जाया जाए, वहां जाके देखा जाए, तो बहुत अच्छी चीज ये रहेगी कि एक डेवलपमेंट होगा लोगों का, कैसे क्या हो रहा है वो सब, कैसे क्या चीजें रही हैं हमारे सब के बारे में नॉलेज होगी, है ना? ठीक। अच्छा, इसके बाद जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे तुम लोगों को पता है 18 मई को होता है। और डॉक्टर सैमुअल की एक इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, तो इसको नोट कर लो, डॉक्टर सैमुअल का। हाँ, संग्रहालय, बहुत अच्छी है ये डेफिनेशन। संग्रहालय विद्वतापूर्ण, संग्रहालय विद्वतापूर्ण जिज्ञासाओं का संग्रह है, जिसमें विशेष लक्ष्य हेतु विशेष रूप से विशेष वस्तुओं का संग्रह वह प्रदर्शन किया जाता है, जिससे अनौपचारिक शिक्षा का बोध हो। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर दो, लिख लिया?
लिख लिया मैम। ओके, ठीक है। आगे आप आइए कि भारत में संग्रहालयों की शुरुआत किसने करी? तो हमारे यूरोपियंस ने इसकी शुरुआत करी। तमिलनाडु में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से एक म्यूजिक का संग्रहालय पहली बार बना है। का नाम है संगीत तिरुवयमारू। ठीक है, संगीत थिरुवियमारू, यानी ये संग्रहालय, ये म्यूजिक का टोटली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें म्यूजिक से संबंधित चीजों का संग्रहालय है तमिलनाडु में। ये त्यागराज का जन्म स्थान है, तो उनकी स्मृति में वहां पर गवर्नमेंट ने इसका संग्रहालय का शुरुआत करी, प्रथम संग्रहालय की। और इसको कहते हैं कि यहूदी मैनुइन ने भी 1964 में संगीत नाटक एकेडमी के साथ एक इन्होंने दिल्ली में इंस्ट्रूमेंट्स की प्रदर्शनी लगाई थी, म्यूजिक की जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और यही 64 के बाद 68 में भी लगाई गई। और लगभग इसमें इंस्ट्रूमेंट्स 400 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है, दिल्ली में भी एक वाद्य यंत्र संग्रहालय है, दिल्ली में। अब तो हर जगह संग्रहालय बन गए, छोटे छोटे भले लोगों, लेकिन लोग बनाने लगे हैं, और प्राइवेट भी लोग बनाने लगे हैं। वाद्य यंत्र संग्रहालय दिल्ली में है, जिसमें 1000 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कभी आपका दिल्ली जाना हो और किसी इंस्ट्रूमेंट पे आपको रिसर्च करनी है, तो आप वहां जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स वहां रखे हैं। इसी प्रकार आंध्रा में भी है, बिहार में तिरोहो करके है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स इनके मिलते हैं, इसमें जो रखे हैं 1000। कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट्स, राजस्थान, इन सब की जगहों के विभिन्न प्रदेशों के इंस्ट्रूमेंट्स जो फोक हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट्स, उन सबका यहाँ पे संग्रह मिलता है। तो इसमें म्यूजियम में एक बड़ी बिल्डिंग होती है, इसमें इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, और बहुत कीमती चीजें होती हैं, बहुत तो काफी महंगी महंगी बाहर से भी मंगाई जाती हैं, कुछ हमको जो मिलती हैं हमारी चीजें, उनको रखा जाता है। और इनको हमारा कला, इतिहास और विज्ञान से संबंधित कोई भी पक्ष हो, सभी को प्रदर्शित ये होती हैं, और इनको सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक काम होता है हमारे म्यूजियम में। ठीक है ना। भोपाल में एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसमें लोक संगीत और जो जितने भी आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जितनी प्रदर्शनकारी परंपराएं हैं, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें है। भोपाल में लगभग कहते हैं 150 से 200 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें मिलते हैं हमको। ऐसी पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता में भी वाद्य रीतिका करके संग्रहालय बना है। जयपुर में अब्दुल अजीज एक हैं, अब्दुल अजीज, इनके पास लगभग 600 वाद्य हैं, 600 वाद्य खुद इन्होंने रखे हैं अपने घर में। और अब इनका घर एक संग्रहालय के रूप में सरकार ने उसको घोषित कर दिया है। और इनके पास बौद्ध काल तक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुगल कालीन तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इन्होंने वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। बहुत इंटरेस्टिंग है इनका वाद्य, इन्होंने 4 तरीके से बांटा है अब्दुल अजीज जी ने। जयपुर में है ये, और इनको घर में जो 600 वाद्य रखने के लिए इनको काफी जगह भी प्रोवाइड करी है सरकार ने। इन्होंने 4 इंस्ट्रूमेंट्स बांटे हैं। एक है खाल वाद्य, ठीक है ना, खाल से बने हुए, जानवरों के खाल से बने हुए वाद्य। एक लिखा है गाल वाद्य, गाल यानी कि फूंक कर बजाए जाने वाले, जिसमें गालों का यूज हो, वो फूंक के बजाए जाने वाले वाद्य। खाल वाद्य, गाल वाद्य, बाल वाद्य, बाल से बने हुए वाद्य, और एक तार वाद्य। ठीक है ना, ये 4 तरीके के वाद्य इन्होंने बनाए हैं, वहां पे रखे हैं। और इनके पास कपड़े की एक पखावज है। कपड़े की पखावज कैसी होगी, कभी जाके वहां देखो तो कपड़े की पखावज कभी बनाई होगी किसी ने, वो इनके पास है, इन्होंने अपने पूरे घर में बनाए रखी हुई है। और 1937 में भी एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने भी संग्रहालय बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, इसकी स्थापना हुई है
1937 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने, अब तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने अपना एक छोटा सा म्यूजियम खुद ही का ही शुरू कर दिया है, जहाँ पर डिफरेंट चीजों का संग्रह होता है। तो जो संग्रह के कई तरीके के संग्रह होते हैं। एक तो व्यक्तिगत संग्रह जो अपने खुद पर्सनल होते हैं, कुछ पर्यटन संग्रह, शासकीय संग्रह, नगर, प्रांतीय या स्थानीय संग्रहालय, विश्वविद्यालय से संबंधित संग्रहालय, यूनिवर्सिटीज जिसका होल्ड रहता है यूनिवर्सिटीज पे, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम्स हैं, कुछ नेचुरल प्राकृतिक संग्रहालय होते हैं, बाल संग्रहालय, स्वास्थ्य संग्रहालय भी मिलते हैं हमको, औद्योगिक संग्रहालय है ना, डिफरेंट इंडस्ट्री से संबंधित चीजों का संग्रह हो, विज्ञान संग्रहालय, कला संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय। तो इतने सारे इसके टाइप्स मिलते हैं हमको संग्रहालयों के। बाल संग्रहालय बच्चों के। अच्छा, संग्रहालय के लिए हमें देख रेख की अत्यंत आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है कि अगर वहां देख रेख नहीं होगी तो फफूंद लगना, वहां पर डिफरेंट कीड़े मकोड़े लग सकते हैं और टूट फूट हो सकती है। जो जर्म्स हैं वो खराब कर सकते हैं हमारी इतनी कीमती वस्तुओं को। तो इसकी देख रेख भी अत्यंत आवश्यकता होती है। और क्योंकि वहाँ पे स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो नेचुरली कोई आए जाएगा तो उसको कोई छुए ना, उसको नष्ट ना, जिससे खराब हो जाए। और उसमें संग्रहालय के लिए एक चीज और अत्यंत आवश्यक है उसकी देखरेख के लिए, कि जो भी सामान वहां पर, जो भी वस्तुएं हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत आवश्यक होता है। आप ऐसे ही अगर जहाँ पे मान लीजिए कहते कि 3 लाख जहाँ पे वस्तुएं हैं, 1 लाख भी वस्तुएं हैं, 1000 भी वस्तुएं हैं, अगर वहां पर आप जाकर कोई चीज अगर आपको स्टडी करनी है तो आप 1000 चीजें तो पढ़ोगे नहीं बैठ के। तो हमें किस जगह, किस स्थान पर, किस युग का हमें चीज चाहिए, तो कैटलॉग एक पूरा एक उनका एक रिकॉर्ड होता है। वो सब चीज आप जाके रिकॉर्ड में सर्च करोगे कि ये फला फला चीजों पे हमको स्टडी करनी है, तो हमें पता लग जाएगा पर्टिकुलर इस जगह पे आप जाकर स्टडी कर सकते हो। तो इसको रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसका, है ना, सही रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो और रिसर्च करने वाला वहां जाकर स्टडी करे अपना। एक बहुत से संग्रहालयों में एक रिसर्च सेंटर भी बना दिया है कि आप जाइए, आपको वहां पे कुछ जो भी चीजें हैं तो आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिसर्च सेंटर भी एक संग्रहालय कहलाता है कि वहां जाके लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। कलेक्शन, क्योंकि वहां पे कलेक्शन होता है कई चीजों का, तो कलेक्शन सेंटर भी एक रूप में इसको हम कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन उसका होना बहुत आवश्यक है, जो भी चीजें हैं वो किस जमाने की हैं, कैसे क्या है। तो हमें जब तक डॉक्यूमेंट्स हमको उसको नहीं मिलेंगे, उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है आप उसको कैसे कह सकते हो किस युग का है, जब तक उसके में हमको लिखित डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, कहाँ से मिला, किस, उसके साथ और चीजें क्या क्या मिली, देन हम वो चीज को समझ पाएंगे कि ये फला जमाने का इंस्ट्रूमेंट है या फला जमाने का ये हमारा कोई संगीत से संबंधित कोई चीज हमें देखनी है। एग्जैक्टली हमको देखना पड़ेगा कि ये किस जमाने का था, कैसे बना, किसने बनाया, ये सब इसे पूरा कैसे माहौल में बना, इन सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना अत्यंत आवश्यकता इसके होती है। तो आप संग्रहालय कभी भी जाओ तो देन उसको रिकॉर्ड रूम में आप जाके आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी, तभी वहीं पे जाकर हमको फैक्ट्स के वहां मिलेंगे। कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा संग्रहालय एरिजोना में भी है। एरिजोना में लगभग 15,000 से अधिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कहते हैं कि 200 देशों के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर है। और खाली यहीं पर नहीं, और भी कंट्रीज में हमको मिलते हैं जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खाली रखे गए हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड है ना, वहां पर है रूस, फ्रांस, इटली, और बहुत से इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पर म्यूजियम में रखे गए हैं, जहाँ पे 150 से 200 देशों के डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगाकर उनका कलेक्शन है। और ये बहुत बड़ी चीज है हमारे म्यूजिक फील्ड के लिए, अगर रिसर्च के लिए, कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स पर हमको रिसर्च करनी है तो आप इन इंस्ट्रूमेंट के जो म्यूजियम्स हैं वहां पर हम जाकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना।
और इन सब चीजों की सुरक्षा बहुत बड़ी बात है कि सामान तो कर लिया इकट्ठा, बट उसकी सुरक्षा होना बहुत अहम बात होती है कि उन सब चीजों का सुरक्षा हो, चीजें खराब ना हो पाए, है ना। और इसलिए अभी कभी आपको कोई चीजें अपनी करनी है, स्टडी करनी है, आप जाके देख सकते हो, अपना स्टडी कर सकते हो। तो ये म्यूजियम पे मैंने कोशिश किया कि तुम लोग को एक कायदे से चीजें, कुछ चीजें को तुम्हारे में बता सकें। और इसके मेन यही है कि भाई कभी भी कोई भी आप रिसर्च करो तो एक म्यूजियम, जैसे कि हम तुमको बताया था पांडुलिपियों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी तरीके का म्यूजियम का भी अपनी जगह का इम्पोर्टेंस है बेटा। तो ये क्लियर हुआ आपको ये सब चीजें? यस मैम। जी मैम। यस मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं मैम, नहीं boring मैम। नहीं। बस चीजें हैं, मुझे तो पढ़ाना ही है बेटा, क्योंकि टॉपिक्स हैं, तो कोशिश मैं करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी मैंने स्टडी कर पाई तुमको सब चीजों को तुम्हारे। और यूनिवर्सिटीज में भी बहुत है, बीएचयू में भी म्यूजियम एक खुला हुआ है, कभी आप जाओ देखो। भले ही हम लोग भी लखनऊ में भी है म्यूजियम, लखनऊ में भी है, तो जगह जगह है जिसको जितनी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल होती है। ठीक है। इसके बाद हम एक तुमको दूसरा लेना चाहेंगे, कॉइन्स के ऊपर एक हमारा टॉपिक है ना। जी। हाँ, कॉइन्स पढ़ाया किसी ने? कॉइन्स नहीं नहीं मैम। मैम, पॉइंट्स नहीं मैम। अच्छा, म्यूजियम क्लियर हो गया ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो, ऐसे चीजें जब तुम लोग रिसर्च करोगे ना, डेप्थ में घुसोगे किसी चीज के, तो फिर उसके अंदर उसका पोस्टमार्टम होता है, ये निकाला, फिर ऐसे कैसे था, ये क्यों था, कैसे हुआ। अब इन सब चीजों के लिए कोई भी अगर कोई आप चीजों में जाओगे तो ये सब चीजें हमारी बहुत फायदा करती हैं, ये स्थान। इसीलिए ये सब टॉपिक रखे गए हैं कि इसके बारे में आपको डिटेल में पता हो, और आप जाके वहां पे कुछ जब तुम प्रैक्टिकली करोगे आप लोग, तब बहुत मजा आता है इन सब चीजों को स्टडी करने में। तो अब हम लोग कॉइन्स के ऊपर ले लेते हैं। ये जो जैसे आजकल हम रुपए सिक्के मिलते हैं ना, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? नेचुरली अब हमको म्यूजियम में भी बहुत सारी चीजें यही देखने को मिलेंगी कि आज जैसे 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 का सिक्का, 50 चवन्नी अठन्नी, ये सब डेवलपमेंट कैसे हुआ। शुरुआत कोई भी ऐसे तो हो नहीं जाती है चीज। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में जो ग्रीक थे, उन्होंने सिक्के बनाने की शुरुआत करी, है ना। कुछ लोगों के अनुसार जो सबसे प्राचीन सिक्का है वो एजीना देश का यूनानी सिक्का है। एजीना देश का यूनानी सिक्का है जो 700 वर्ष ईसा पूर्व है। ठीक। गुप्त काल में गोल्ड कॉइन हमको प्राप्त होता है गुप्त काल में, क्योंकि वैसे ही गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता था हमारा, कहलाता है। तो गुप्त काल में जो गोल्ड कॉइन है उस पर वीणा मिलती है हमको। वीणा का चित्रण मिलता है गोल्ड कॉइन के ऊपर। ये समुद्रगुप्त के समय का ये कॉइन है, और उस वीणा पर तारों की संख्या कितनी थी ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता लगता है ना। लेकिन उस समय जो सप्ततंत्री कहते हैं या विपंची वीणा थी, वो हमें साफ दिखता नहीं है कि कौन सी वीणा, उसके तंत्र के तार कितने थे। बस ये है कि वीणा का उसमें हमको चित्रण दिखता है गुप्त काल के गोल्ड कॉइन में। तो नेचुरली अब हमको संगीत से, अगर हम कहेंगे कि कॉइन से संगीत से क्या संबंध है, तो हम फिर वहां पे कह सकते हैं कि गुप्त काल में हमको इंस्ट्रूमेंट हमको मिलता है, जिसका एक रूप हम देख सकते हैं कि गुप्त काल में इस तरीके की वीणा प्रचलित थी। ठीक है ना। हमारा स्टार्टिंग इसका जो इतिहास हम अगर कहें कि कैसे शुरुआत हुआ कॉइन इसका मुद्राओं का हमारे, तो पहले क्या था, राज्य में या प्रांत में जानवरों का आदान प्रदान होता था। जानवर दिया तो ये सामान मिला, या भेड़ दी तो खाने का सामान मिला, इस तरीके का आदान प्रदान होता था। ऐसा हमको इतिहास बताता है कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। ये 10 भेड़ें दी तो 1 बैल मिला, या नमक
या नारियल, है, इस तरीके की चीजें थी, या कपड़ा हमने दिया, या हमें कोयला मिला कपड़े के बदौलत, या इस तरीके का डिफरेंट ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। इंडिया में प्राचीन मुद्रा कौड़ी है, कौड़ी प्राचीन मुद्रा है। अब कौड़ी के क्या रूप थे ये हमको अगेन म्यूजियम में जाकर देखने को मिलेगा कि किस तरीके की कौड़ियां क्या होती थी एग्जैक्टली। कोई भी अगर किसी को कहते कौड़ी तो कहे कौड़ी होता क्या है, वहां जाकर हमको उसका एक रूप देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऐसे ही आदान प्रदान होता था कि किसी ने अपने कोयला दिया तो उनको कपड़ा मिल गया, या उन्होंने बैल दी तो उनको भेड़ मिल गई, या उन्होंने 10 भेड़ दिए तो उनको एक बैल मिल गया। इस टाइप की आदान प्रदान होता था। नमक जाके कहीं बहुत ज्यादा नमक हो रहा है तो अपने नमक के बोरे भर भर के ले गए, उसकी बदौलत उनको कोई चीज और मिल गई। भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में, भास्कराचार्य उन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में कौड़ी का उल्लेख किया है, उसको मुद्रा के रूप में बताया है, कौड़ी का उल्लेख किया है। एरिस्टोटल ने भी बताया है कि चीन में लोहे का यूज होता था, 3000 वर्ष पूर्व चीन में लोहे का इस्तेमाल होता था। यूनान में चांदी का इस्तेमाल होता था, ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं हम लोग को। रोम में पीतल का इस्तेमाल मिलता है मुद्रा के रूप में। तांबा, सोना, इन सब का हमको रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो मुद्रा के रूप में सोना का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का ये प्रचलन था मुद्राओं का, अलग अलग मुद्राएं वहां थी, और उनमें जो यूज थी या कौड़ियां जो यूज होती थी, उनमें वहां का धर्म या जाति का नाम या उसका मूल्य वो अंकित होता था। जो उस टाइम जो भी राजा था उसका प्रभुत्व दिखाता था कि हमारे समय ये चलता है, तो उस राजा का कोई सिग्नेचर होगा उसमें। इस तरीके की चीजें हमको इतिहास में मिलती हैं। इंडिया में अगर हम कहें, भारत में सिक्कों का चलन जो था वो 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, सिक्कों का चलन। उस समय जो सिक्के जो बता रही हूं मैं, उसको पुराण या पना या पना या पुराण इस तरीके से कहते थे, ठीक है। राजा, जिसमें राजा है या देवी देवताएं, उनकी चित्र या उनकी छवियां अंकित होती थी। सोने के सिक्कों का भी प्रचलन हमको मिलता है अपने भारत में। तांबे के सिक्के अधिक मिलते हैं, और तांबे के सिक्के कहलाते थे माशक या काकड़ी, माशक या काकड़ी कहलाते थे तांबे के सिक्के। कनिष्क राजा ने सोने के सिक्कों का बहुत प्रचलन किया था, उनके समय सोने के गोल्ड कॉइन्स प्रचलित थे। मुगल काल में टंका ये प्रचार में आया, जिसमें कि देवी देवताओं की जगह इस्लामी जो उनके सिग्नल्स थे, इस्लामी के जो उनके चिन्ह थे, वो इस्लाम को दर्शाते हुए चिन्ह उस पे अंकित किए गए। शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय रुपये का प्रचार प्रारंभ हुआ 1540-45 के आसपास, और चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी के समय ये प्रचार में आए। ब्रिटिश जो थे वो पाउंड्स या सिक्के या नोट, इन्होंने ये प्रचार किया। 18वीं शताब्दी में कागज का ये नोट का 18वीं शताब्दी में नोट जो हम लोग आजकल यूज करते हैं कागज के नोट, वो प्रचार में आने शुरू हुए। हैदराबादी रुपया भी 1918 से लेकर 1959 के बीच काफी चला है, हैदराबादी रुपया कहलाता था, है ना। तो भारत में विभाजन के पहले क्या था, शुरुआत कैसे आई, दमड़ी, दमड़ी से शुरुआत हुई, थैला, फिर टका, पाई, आना, चवन्नी, अठन्नी, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं सिक्कों के। तो अगर हमको ये सब चीजों पर डेप्थ में स्टडी करनी है तो अगेन हमको संग्रहालय हमको बहुत इसमें मदद करेगी। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है या संगीत से संबंधित चीजें इसमें सिक्के पे नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर है
कि कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हो, ठीक है ना। छेद वाला सिक्का, ये भी जैसे वॉशर होता है उस टाइप के सिक्के का भी हमें कुछ मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं। हुमायूं के समय चमड़े के सिक्के भी प्रचार में आए। हुमायूं ने चमड़े के सिक्कों का प्रचार किया था उस टाइम। और कहते हैं कि सबसे वजनदार सिक्का ऑस्ट्रेलिया में है, उनके वहां पर रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड का है सिक्का ये। और 5-10 किलो गोल्ड नहीं है, 1000 किलो गोल्ड का सिक्का वहां पर है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसी कागज, जो कागज के रूप में प्रचार आया, तो चाइना में प्रचार आया है कागज का नोट के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में रुपया का पहला सिक्का निकाला गया 1757 में। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में रुपया का जो पहला सिक्का होता है वो निकाला। भारत में सिक्कों का इतिहास लगभग 2700 वर्ष पुराना है, 2700 से 3000 वर्ष पुराना है। और इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है सिक्कों का, कि सिक्कों से हमें उस टाइम का साम्राज्य के बारे में, राज्य के बारे में, और जो उसका शासक था उसके विषय में, उसके शासक की कैसी सामाजिक पक्ष था उसका, या उस सांस्कृतिक उसका क्या मानता था, या उसका राजनीतिक उस वक्त क्या स्थिति थी, प्रशासनिक क्या उसके मूल्य थे, इन सब चीजों पर ये सिक्के हमें प्रकाश डालते हैं ना। वहां का पहनावा कैसा था उस समय का, या धार्मिक पक्ष कैसा था। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी चीज पर आप जब स्टडी करते हैं तो खाली एक चीज हमें नहीं फायदे होती है कि खाली हमने किताबों की स्टडी करी। हमें वहां का कल्चर से संबंधित उस समय का कोई इतिहास पर मान लो स्टडी कर रहा है, तो बुक्स तो हमारी अवेलेबल हैं, वो तो जरूरी है ही। इवन कौन कौन सी म्यूजियम जाकर वहां पर कॉइन्स का स्टडी करना, वहां की वेशभूषा का स्टडी करना, कैसे उनका सांस्कृतिक क्या महत्व था, कल्चरल क्या था, और इतिहास क्या था, उस समय उनकी राजनीतिक स्थितियां क्या थी, इन सब का पूरा गहन अध्ययन करना पड़ता है। तब हम उस कोई भी छोटी सी चीज भी हो तो उस पर प्रकाश तभी डालेंगे, क्योंकि कोई भी एक चीज होती है वो हर चीज से जुड़ी रहती है। ये नहीं कह सकते कि सांस्कृतिक एकदम अलग है, वहां का राजनीतिक अलग है और धार्मिक अलग है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उन सब चीजों का स्टडी करके ही हम तभी डेप्थ में स्टडी हम करके एक सही चीज हम तथ्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सिक्कों का धार्मिक रूप से स्टडी करना, या राजनीतिक ढंग से स्टडी करना, सांस्कृतिक ढंग से स्टडी करना बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है कि कैसा उनका पहनावा रहता होगा। भारत सरकार द्वारा हमारा सिक्कों का टकसाल में निर्माण होता है, टकसाल कहलाती है। और मेन कुछ टकसाल जो 4 हैं हमारे कलकत्ता में है, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, यहाँ पे टकसाल है हमारे 4 मुख्य। और गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के मैंने बताए थे वो दीनार कहे जाते थे, दीनार, है ना। और दैनिक लेन देन में कौड़ियों का उस वक्त प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में सोने का सिक्का या मुहर ये भी मिलती है हमको, वैदिक काल में मुहरें मिलती हैं, जिसमें यज्ञ के समय राजा लोग, जो ऋषि मुनि होते थे, जो ब्राह्मण आते थे, पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ कराते थे, उनको वो दक्षिणा के रूप में वो सोने के टुकड़े देते थे, उनको दक्षिणा के रूप में। उसको निष्क कहते थे, निष्क, वैदिक काल में। प्रारंभ में सिक्के जो थे वो लेख विहीन होते थे, मतलब उनके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता था, जैसे सोने का टुकड़ा दे दिया। बाद में जो शासक था उसने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। कभी भी अगर कोई सिक्का जारी किया जाता तो उसके ऊपर कोई मोहर लगा देना, या कोई अपना चीज का उस पे चित्रण कर देना, या अपनी कोई उनका युद्ध का चीज है वो इस्तेमाल कर देना, कोई भी चीज का उसके ऊपर चित्रण कर दिया जाता था, या अपना चित्र ही उसमें लगवा देना। इस तरीके से उस पे जारी किए जाते थे।
जैसे विदिशा है, हमारे प्राचीन भारत में भी कौशाम्बी, महिषमती, त्रिपुरी, इन आदि प्राचीन नगरों में सिक्के जारी किए गए थे और उनको अगर स्टडी करें तो उससे पता लगता है कि उनके व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा था उसका उस समय। कनिष्क के सिक्कों पर भगवान शंकर का या सूर्य, चंद्रमा, इन सब का हमको चित्रण मिलता है कनिष्क के सिक्कों पर। जब मुगल का दौर आया तो चांदी का सिक्का, जिसको मैं बताया दिरहम कहलाते थे, सोने की दिनार का चलन फिर से हुआ, है ना। शेर शाह के समय अशर्फियां चल दी, तो आना सिस्टम चला, है ना। तो सिक्के राज्य और शासकों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में हमारे मदद करते हैं। तो सिक्के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वहां का उस समय का क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या राजनीतिक थी, या क्या सांस्कृतिक थी, क्या पहनावा था, कैसे उनका इकोनॉमिकली एस्पेक्ट पर कैसे क्या था, क्या यूज होता था, इन सब के ऊपर हमको सिक्के एक करते थे। ऐसे हमको बताया कि कैसे चमड़े के सिक्के आए, छेद वाले सिक्के आए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आई। और आजकल तो तुम लोग को पता ही है सिक्के। क्लियर हुआ इसके ऊपर, सिक्के के ऊपर, कॉइन्स? यस मैम। ठीक है, तो हमारा ये 3-4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया तुम लोगों को। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? कोई अपने टॉपिक के बारे में तुम लोग को लगता है कि सिक्के से संबंधित कोई टॉपिक हमारा आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन जब पढ़ोगे, जब देखोगे तो काफी चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी तुम्हें। पर एक बार देखना जरूर, म्यूजियम बहुत अच्छा लगता है। काफी चीजें दिमाग में हम लोग की नई नई चीजें आती डेवलप आती हैं कि ऐसा है तो ये होता होगा, ऐसा है तो ये होता होगा। इस तरीके की चीजें काफी अपने आप दिमाग में आती हैं हम लोग के। अच्छा, एक टॉपिक तुम्हारा और है म्यूजिकल पिलर्स। देखा है जी तुम लोग? मैम। म्यूजिकल पिलर्स है ना टॉपिक, जी उसको भी आज कवर कर देते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये तुम लोग को। अब इसके बाद स्टडी करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस, है ना। म्यूजिकल पिलर्स जैसे नाम से ही है क्या, प्राचीन काल में, मध्य काल में हमको कई सारे ऐसे मंदिर मिलते हैं जिनमें, समझ रहे हो, जिनमें टैप करो पिलर्स दिए हुए हैं, बड़े बड़े खंबे, जिनको आप अगर छुओ, बजाओ या किसी से डंडी से प्रहार करो तो पूरे सातों स्वर मिलते हैं, सारे गामा पा धा नी ऐसे मिलते हैं। पता है इसके बारे में, कभी पढ़ा है? नहीं मैम। जी मैम। मैम ये है कहाँ पे? ये बेटा मोस्टली साउथ में मिलते हैं। जी और ये कहते हैं कि म्यूजिकल पिलर्स हमारी समृद्धशाली जो सांस्कृतिक परंपरा है ना, इसका ऐसा एग्जाम्पल है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये। और अधिकतर जैसे कर्नाटक के हम्पी में विजय विटाला मंदिर है, इसमें 56 स्तंभ हैं, 56 पिलर्स हैं। एक मेन पिलर है और 7 पिलर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, 8 हो गए, यस मैम। 8 लगे हैं, जी 8 प्लस 56। तो ये सारे पिलर, सारे गामा पिलर्स कहलाते हैं। इनको बजाएं तो बेल्स यानी घंटी की आवाज आती है। जी ये कृष्णदेव राय के टाइम के बने हुए हैं पिलर्स। ऐसे रंगा मंडप, महामंडप, इस तरीके के वहां पे उन्होंने मंडप बनाए और उसमें 56 पिलर्स हमको मिलते हैं विजय विटाला मंदिर में। बहुत मशहूर मंदिर है ये। मुगल्स का जब आक्रमण हुआ तो उन लोगों ने देखा कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। अंग्रेजों ने भी बहुत उसको काट काट के देखा है, कि चेक किया कि ये पिलर्स हैं क्या, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं समझ पाए उसको कि कैसे ये पिलर्स बने हैं। और जितने भी पिलर्स हैं सब एक सेम साइज के हैं और सब ग्रेनाइट के बने हुए हैं। 16वीं, 15वीं, 14वीं शताब्दी के बने हुए हैं ये पिलर्स। और लेकिन अभी तक कोई इसको समझ नहीं पाया कि ये पिलर्स कैसे क्या हैं ये। ऐसे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, उसमें लगभग 1000 पिलर्स हैं, जिनमें से 5-6 जो है, 5 पिलर्स मेन जो हैं वो म्यूजिकल पिलर्स हैं
उसको आप बजाओ तो संगीत में ध्वनि निकलती है, मधुर ध्वनि निकलती है, स्वर निकलते हैं उसमें। तो होता है कि हमारा जो इतिहास है बेटा, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत गौरवशाली है। कहीं भी इस तरीके के म्यूजिकल पिलर्स नहीं मिलेंगे। ऐसे म्यूजिकल स्टोन्स भी हैं, बड़े बड़े पत्थर, आप टैप करो तो उसमें से साउंड निकलता है। और उसको जैसे कि हम कुछ मंदिर में म्यूजिकल पिलर, जैसे तुमने पूछा कहाँ है, सब साउथ में मोस्टली मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे अलवर तिरुनागरी मंदिर है, आदि कुबेश्वर मंदिर है, सुचिंद्रम मंदिर है वहां पे, तिरुनेलवेली मंदिर है, नेलाय पियर मंदिर। ये जितने भी साउथ के साइड जाओ तो मंदिर, इनमें म्यूजिकल पिलर्स, हर जगह म्यूजिकल पिलर्स हमको मिलते हैं, जिनको टैप करके और उसको प्रयोग होता है स्वरों के प्रोडक्शन में। और कई सारी हमको पिलर्स, एक तो पिलर्स मिलते हैं कि अगर फूके उन पिलर्स में तो सारे गामा पा नी ये सुर मिलते हैं, और कुछ को टैप करने पर मिलते हैं, तो कुछ कहलाते हैं टैपिंग पिलर्स और कुछ कहते हैं ब्लोइंग पिलर्स। क्लियर? उनसे पूरा पूरा हमको श्रुतियां सुनने को मिलेंगी आपको। इस तरीके के पिलर्स हमको मिलते हैं, जो कितना मुश्किल है श्रुतियों का में अगर साउंड हमको मिल रहा है कहीं, एक यूनिक चीज है। सब साउथ में हमको ये मिलता है। हाँ, सारे गामा पा नी 7 स्वर के पिलर्स। तो एक जीना भी मैंने एक जगह देखा था कि उसका जीना एक आध नष्ट हो गया है, कि आप जैसे जैसे जीना चढ़ेंगे तो सारे गामा पा नी ये साउंड निकलता है उस जीने से, क्योंकि स्टोन वैसा है। और इसका ये, और इस सबसे खास बात, ये सभी बनाए गए हैं उस वक्त का, सभी मानव निर्मित हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से कि आ गए हो, रख दिया हो, उसको साउंड मिला दिया हो। तो इनका यूज क्या होता था? इनका यूज मेन ये होता था कि पूजा के समय इन पिलर्स का प्रयोग होता था। जैसे घंटी है, ये साउंड्स है या सुर चाहिए, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में कह सकते हैं कि उन पिलर्स का यूज होता था। और उनसे जो वाइब्रेशंस निकलती थी, जो साउंड निकलता था, वो मानसिक शांति के लिए, कहना चाहिए कि आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पूजा पाठ के लिए वो बहुत सहायक होते थे, ये म्यूजिकल पिलर्स। अब आजकल तो ऐसा फॉर्म होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब हमारी प्राचीन कला को दिखाता है कि कितनी बढ़िया हमारी शिल्प कला रही है। और सॉलिड ग्रेनाइट के सब मिलते हैं पिलर्स। ये पिलर्स जो थे ये पतले होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक नक्काशी की हुई होती है। ये भी बहुत खासियत है कि खूबसूरत खूबसूरत उसमें नक्काशियां भी बनी होती हैं। और कई सारे ग्रुप में ये मिले हैं पिलर्स, जैसे कि 3 पिलर्स मिले, या 5 या 7 पिलर्स। और तुमको पता है मैंने 56 पिलर्स तक हैं यहाँ पे मिले हैं। और ये मंदिर के सपोर्ट में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ को खड़ा कर दिया हो। पूरा मंदिर का जो छत होती है उसकी सपोर्ट में होती है। और बीच का पिलर हो सकता है अलग हो, लेकिन एक बड़ा पिलर होगा, उसके चारों तरफ छोटे 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 पतले पतले पिलर्स लगे रहेंगे, और जिसको हम अगर बजाएं तो सारे गामा पा धा नी पूरी इस तरीके के साउंड्स मिलते हैं। कहते हैं कि जब मंदिरों में जब मंत्रोच्चारण का होता था, जब पूजा होती थी, तब मंत्र के उच्चारण में इन पिलर्स का प्रयोग होता था। ठीक है ना। अधिकतर हमको ये तमिलनाडु के में या आंध्रा में, केरला, कर्नाटक, इनके मंदिरों में हमको आप जाओ तो वहां पे अधिकतर मंदिरों में, हमें जो प्राचीन मंदिर है वहां पे म्यूजिकल पिलर्स आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। क्लियर? कुछ के नाम तुमको मैंने बताए थे कि कांचीपुरम पेरुमल टेम्पल है तमिलनाडु में, इसमें भी मिलते हैं हमको ये म्यूजिकल पिलर्स। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरला में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में है, उसमें म्यूजिकल पिलर्स मिलते हैं। आंध्रा में लेपाक्षी वीरभद्रा तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है, तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल आंध्रा में, वहां पर ये हमको मिलते हैं, है ना। तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है हमारा, या आपका हम्पी है। कर्नाटक में विजय विठल मंदिर, वहां पर
ये टेम्पल्स हमको मिलते हैं, और ये सॉलिड ग्रेनाइट के बने होते हैं। इसी तरीके का अगर हम कहें कि स्टोन्स हमारे जो हैं, है ना, स्टोन्स भी हमको अधिकतर तमिलनाडु या चेन्नई में म्यूजिकल स्टोन्स मिलते हैं। आप इसको टैप करो तो इनमें से साउंड जो एक आती है तो वो स्वरों में की आती है साउंड्स। कन्याकुमारी में भी श्री चरण कमल नयन मंदिर है, ठीक है ना, ये इसमें भी स्टोन्स मिलते हैं, म्यूजिकल स्टोन्स। मंदिर मीनाक्षी मंदिर में मिलते हैं। दारासुरम का एतावतेश्वर मंदिर है। आदिनाथ मंदिर जो तमिलनाडु में है। इन सब में जो हमको स्टोन्स मिलते हैं, ये 7 स्वरों के जो स्वर है, 7 स्वर में साउंड करते हुए मिलते हैं स्टोन्स। अधिकतर ही विजयनगर शासन के दौरान स्टोन्स और ये हमको म्यूजिकल पिलर्स उस समय के निर्माण वाले मिलते हैं। और संगीत में जो पत्थर होते हैं इसको लिथोफोन कहते हैं। विदेशी मतलब अगर आप कहे लिथोफोन कहते हैं इसको। इनको लिथोफोनिक स्टोन्स कहते हैं। बजने पर घंटी की तरह ये गूंजती है आवाज। अहमदाबाद में भी महाकाली का मंदिर है, जहाँ पे काली माता का मंदिर है, वहां पर स्टोन्स रखे हैं और उनको अगर हम बजाएं तो लगता है बेल्स बज रही हैं, घंटी बज रही है। तो ये म्यूजिकल स्टोन्स और म्यूजिकल ये जो तुम्हारा पिलर्स हैं, इसके विषय में मैंने तुम लोगों को एक बताने का प्रयास किया। और काफी हद तक जब लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने इसको तो काट काट के देखा कि क्या है, तो नष्ट तो हो गए वो, लेकिन उसका वो डेप्थ तक नहीं पहुंच पाए कि किसके बने हैं ये स्टोन्स। ठीक है, तो म्यूजिकल स्टोन्स, म्यूजिकल पिलर, म्यूजियम, कॉइन्स और आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स। मेरे ख्याल से मैंने इतना सब कुछ तुम लोग को करा दिया है। क्लियर? यस मैम। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो कुछ किसी को? बहुत मजा आएगा कभी जाके देखने को, अगर मिला तो उसको जाके देखो। यस बहुत मैम। चीजें होती हैं ये, है ना। और आपको इसमें नेट पे सर्च करोगे तो तुमको मिलेंगे भी पूरा, आपको कई सारी ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें उसको बजा बजा कर वो दिखा रहे हैं पूरा, बिल्कुल घंटी की तरह आवाज निकलती है। क्लियर नहीं मिलती है लेकिन काफी सुनने को मिलती है। कभी आप कभी भी जाना हो आपका साउथ का, तो आप साउथ के टेम्पल्स में जाके देखना, म्यूजिकल वहां पे मिलेंगे बेटा। और क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं आपके इसमें? एक शायद मूर्ति कला भी है ना तुम्हारे कोर्स में? शिल्प कला क्या है? मैम शायद मूर्ति कला से रिलेटेड समथिंग कुछ है। हाँ, ठीक ठीक, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी तुम लोग को हम बता देते हैं कि मूर्ति कला तुम समझते हो, मंदिरों में मूर्तियां जो मिलती हैं हमको, तो उसमें अधिकतर कई सारे, कल भी बताते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिलते हैं ना बजाते हुए, ठीक है ना। मूर्तियां ऐसी मिलती है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। तो मूर्ति कला या शिल्प, अगर शिल्प कला और कई सारी मूर्तियां हम लोग को कहाँ की मिलती हैं? स्टोन्स की हैं, हाथी किसी हाथी दांत की पे करी हुई हमको मूर्तियां मिलती हैं। तो इन मूर्ति कलाओं को हमें अधिकतर हमें पुरानी गुफाओं में मूर्तियां मिलती हैं, जिससे हमको पता लगता है कि कई सारे भवनों पर मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है ना। कई सारी मूर्तियों में एक्सप्रेशंस उभरे हुए सामने आते हैं। और मूर्ति कला का जो इतिहास देखेंगे तो हमें वैदिक काल से कुछ कुछ हमें मिलता है। जो वैदिक काल में एग्जैक्टली वैसी कोई भी मूर्तियां नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ उसमें देवी देवताओं क्योंकि बनी थी उस वक्त, देवी देवताओं का सब पूजन अत्यधिक होता था, तो उनकी बनी थी कि नहीं बनी थी ये भी हमें नहीं कह सकते। लेकिन कुछ वेदों कहीं कहीं हमको ऐसा वर्णन मिलता है कि उस समय मूर्तियां बनती थी, लेकिन उपलब्ध नहीं है
हो सकता है अभी बाद में कहीं खुदाई हो तो मिल जाए पुरानी मूर्तियां हम लोगों को, फिर भी ईश्वर पर आधारित हमको अधिकतर मूर्ति मिलती है। अधिकतर जो हमको मूर्तियों का डेवलपमेंट जो हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत मूर्तियां हमको मिलती हैं। अशोक सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, उसके साथ साथ उन्होंने अनेक पशुओं की भी मूर्तियां हमको मिलती हैं, जिसमें कि 4 शेर हों, है ना, ऐसी भी मूर्तियां हमको मिलती हैं। धर्म चक्र की उस पे आधारित उनको हमको मिलती हैं। तो मूर्तियां जो है मौर्य काल में इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया था मूर्तियों का। उसके बाद कहीं कहीं नृत्य डिफरेंट टाइप की हमको मूर्तियां मिलती हैं, जैसे कि तुम्हारा मंदिरों में ईश्वर से संबंधित मूर्ति, चट्टानों पे या कोई तुम्हारे पुराने जहाँ पर गुफाएं हैं उनमें मिलती हैं हमको। कनिष्क काल की बहुत सारी एक मूर्ति मिली है बांसुरी बजाते हुए, है ना, कहीं पे वीणा बजाते हुए हमको मूर्ति मिलती है। कुषाण काल की भी मूर्ति मिलती है जिसमें सरस्वती माँ की हमको मिलती है। अर्जुन कोंडा में मिलती हैं ढेरों में मूर्तियां। तो मूर्ति कला से हमको होता है क्या है कि कहीं भी अपना, कहीं वीणा बजाती हुई मूर्ति मिलती है, तो गाती हुई मिलती है। इन सब का हमको वाद्य बजा, अजंता एलोरा में गुफाओं में भी वाद्य बजाती हुई मूर्तियां हमको दिखती हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि वाद्यों का संबंध हमारी शुरुआत से हमारे रहा है, वाद्यों का संबंध। जैसे कि अगर जब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो मूर्तियां मिली हैं, वो हमको स्त्रियों की जो मूर्तियां मिली हैं, विभिन्न वाद्य बजाती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मृदंग, ढोल, शंख ये बजाती हुई हमको मूर्तियां मिली हैं। अजंता एलोरा में भी हमें कुछ म्यूजिकल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गुप्त में ढोल बजाती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो बता रहे कि चंदेल चंदेल के समय भी खजुराहो में जो मंदिर बने, आप वहां जाके देखो तो गाती हुई, वीणा बजाती हुई या मृदंग, मंजीरा, वीणा ये सब बजाती हुई और लाइन में गा रहे हैं, एक गायिका जा रही है उसके पीछे पीछे पूरा, यानी कि जिसको बता रहे कि समाज में संगीत का इतना ज्यादा प्रभाव था और बहुत ज्यादा प्रचलित था हमारा समाज में संगीत, जी ना। तो इस तरीके से मूर्ति कला कहना चाहिए या शिल्प कला, इन जैसे हमारी डिफरेंट कलाएं हैं। कोई भी चीज स्टडी करने के लिए हमें मूर्तियों को देखने से पता लगता है कि उस वक्त का क्या उनका पहनावा था, किस तरीके के ऑर्नामेंट्स थे। इंस्ट्रूमेंट्स का एकदम साफ दिखता है कि इस तरीके का बनावट थी इंस्ट्रूमेंट्स की ना, कैसा सारंगी या पखावज था या ढोल थी या मृदंग किस तरीके का था, उसका इतिहास पूरा हमको समझ में आता है कि इस तरीके की मूर्तियां रही होंगी। ठीक है, तो मूर्ति कला का स्टडी करने पर मेन, अब जैसे तुमको कई सारे मंदिरों में अब देवी देवता की मूर्तियां हमको मिलती हैं, नृत्य करते हुए हमको मिलती हैं मूर्तियां। इन सब चीजों से पता तो ये लगेगा ना कि किस तरीके से संगीत का ये प्रयोग होता रहा होगा प्राचीन काल में, हमारे मध्य काल में। मूर्तियों को देखने से हमको क्लियर होता है कि इस तरीके का हमारे रहा होगा उसका। अब जैसे तुमको एक बताऊंगी मैं कि नालंदा में एक सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है जो विपंची वीणा धारण किए हुए हैं और उनके पीछे बंसी और बगल में ताल देते हुए कई सारे वादक दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी मूर्ति कला है वो खाली एक टॉपिक नहीं था, उसका डिफरेंट टॉपिक्स के से रिलेटेड मूर्तियां हमको प्राप्त मिलती हैं। संगीत से संबंधित भी बहुत सी मूर्तियां हमको मिलती हैं जिसमें अधिकतर हमें वाद्य बजाती हुई स्त्रियां मिलती हैं। और कई सारी अमरावती संग्रहालय में भी रखी हुई हैं मूर्तियां। चित्तौड़गढ़ तोपखाना में अगर हम देखें तो वीणा बजाते हुए हमको एक वादक की मूर्ति मिलती है जिसमें साथ में बैठी हुई एक स्त्री है और वो मंजीरा बजा रही है, ऐसा हमको पूरी मूर्ति मिल रही है। या वो हाथ से ताल दे रही है, वो नष्ट हो गई एग्जैक्टली, वो मंजीरा बजा रही है कोई ताल दे रही है क्लियर नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के तोपखाने में ऐसी मूर्ति हमको मिलती है। और कहते हैं कि ये
तीसरी चौथी शताब्दी या पांचवी छठी शताब्दी की है ये। उस समय कौन सी वीणा का प्रचार था? विपंची, चित्रा वीणा शायद अधिक उस वक्त प्रचार था। ऐसे एक तंत्री वीणा की भी बजाती हुई हमको कुछ मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे कि हम अधिकतर ये हमको मिलना है देखने में कि वीणाओं के अधिक मूर्तियां मिलती हैं, यानी कि प्राचीन काल में हमारी वीणाएं अधिक प्रचलित थी, है ना। तो भारतीय वैसे मूर्तियां कहें चाहिए तो मूर्ति तो डिफरेंट उससे टॉपिक पे रिलेटेड है कि पशु पक्षी की मूर्ति मिलती है, या माता पुत्र या बालक की, या आध्यात्मिक जीवन से संबंधित भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कई सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। या नायक नायिका की से संबंधित हमको मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या युद्ध का सीन दिखाते हुए भी मूर्तियां हमको मिलती हैं कि युद्ध करते हुए तलवार लिए हैं या घोड़े पे बैठे हैं, इस तरीके की भी मूर्तियां हमको मिलती हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं, या कुछ डिफरेंट मुद्राओं, आकर्षक मुद्रा पोजेस लिए हुए मूर्तियां हैं, उनसे संबंधित हमको मिलती हैं, या पारिवारिक जीवन से संबंधित, ये सब विषय हैं। कितने विषयों की हमको मूर्तियां प्राप्त होती हैं। और विभिन्न विषय लेते हैं कि आप कुछ खेल रहे हैं बच्चे, या स्त्रियां खेल रही हैं, क्रीड़ाएं कर रही हैं, या हमारी गायन वादन नृत्य, इनसे संबंधित हमको मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अधिकतर हमको मूर्तियां अजंता एलोरा के आसपास या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो हमको सबसे पुरानी वीणा बजाते हुए स्त्री की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, ये सब हमको इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। इससे एग्जैक्टली पता लगता है कि आदिकाल से ही हमारे संगीत के जो वाद्य थे और संगीत जो था वो हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पक्ष था। क्योंकि कभी कहीं वीणा बजाते हुए, कहीं गाते हुए, कहीं नृत्य करते हुए, तो इस प्रकार किसी एक देश के बारे में हमको या उसका इतिहास के बारे में अगर हमें जानना हो तो मूर्तियों का कैसे क्या था वो खोज करना, हमें उस अपनी सभ्यता के विषय में जानने के लिए इन सब चीजों का स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जरूर है कि भाई प्राचीन काल में एक ऐसी मिट्टी की हमको मूर्ति मिली है जिसके गले में ढोल, जैसे ढोलक होता है ऐसा कोई वाद्य लटका हुआ है, और कहीं कहीं इसके वीणा के समान कुछ एक ऐसी आकृति भी मिलती है। कहीं वहीं प्राचीन काल में हमको एक ऐसी भी मूर्ति मिली है कि तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर की भी मूर्ति मिली है। तो ये अब कितने तरीके की वीणाएं हैं, ऐसे किन्नरी वीणा बजाती हुई मूर्ति कहीं हमको मिलती है। हर्षद माता का मंदिर है, वहां पर मिलती है हमको मध्यकाल में। देवगढ़ के गुप्तकालीन मंदिर में हमको नर्तकियों का समूह मिला है। देवगढ़ के गुप्तकालीन मंदिर में कई सारी नर्तकियां हैं, नृत्य कर रही हैं। अब उनके पोजेस का, उनके पहनावे का, उनका ऑर्नामेंट से हमको पता लग जाएगा कि इस तरीके का वहां पे नृत्य उस समय प्रचलित था, क्योंकि हमारे पास कोई भी उस वक्त की रिकॉर्डिंग तो है नहीं जिससे हम पता कर सके कि किस तरीके की क्या होता रहा हो, कैसी वीणा रही हो, है ना। तो इन सब चीजों का हाँ, स्वतंत्र भारत में जो मूर्ति है वो इस तरह की हमको नहीं मिलती है आजकल। तो शायद इस तरीके का हमको संबंधित नहीं चीजें मिलती हैं जो प्राचीन काल में, मध्य काल में हमको मिलती हैं। अंग्रेजों के समय भी मूर्ति कला का कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्राचीन अगर हम देखा जाए तो हमारा प्राचीन मूर्ति कला में से हमको बहुत कुछ, उसके बेसिस पे हम संगीत का अध्ययन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने भी इस पे रिसर्च किया था, भारतीय शिल्प कला में संगीत वाद्यों का अध्ययन, बहुत अच्छा था। इसके मूर्ति फिर उसने स्टडी करी थी कि सिंधु घाटी की मूर्ति में कैसे मिली है और हड़प्पा में कैसा मिला है। फिर वैदिक काल में कई सारे वाद्य मिले हैं हमको, जो वीणा है, बकुल, दुंदुबी, मृदंग, कैसे वाद्य प्रचलित थे, इसलिए वो हमको उसी से पता लगेगा कि मूर्तियों क्या उनके, क्योंकि या तो गुफाओं में चित्रण हो, वो उससे हमको पता लग सकता है ना। ऐसे ही हमको इंस्क्रिप्शंस भी, हम उसी के बाद एक चीज बताना चाहेंगे कि जो कोई खोद के बनाते हैं ना कि मेटल्स के ऊपर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, लिखा जाता है।
वो एक पॉइंट रह गया था हमारा, कभी मौका लगेगा तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अजंता एलोरा में हमारी कई सारी वीणा बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिलते हैं। जावा में कुछ वाद्य बजाती हुई मूर्तियां मिलती हैं। गायन के जो आचार्य हैं उनका पूरा समूह मिलता है पत्थर की खुदाई में हमको। तो ये हम कह सकते हैं सब चीजों के बेसिस पर कि संगीत हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट रहा है एस्पेक्ट। और हमको कई सारे नृत्य करती हुई, जैसे देवगढ़ में हम तुमको बताया नृत्य करती हुई मूर्तियां मिलती हैं। अजंता एलोरा में मंजीरा मिलती है। भगवान कृष्ण की तो ढेरों मूर्तियां मिलती हैं जो हाथ में चक्र बंसी ये लिए हुए हैं, है ना। तो इन चीजों के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे मूर्ति कला को देखकर हमें एक किस तरीके का गायन वादन नृत्य प्रचलित था, एक हम एक रफली एक उसका इमेज स्केच कर सकते हैं। कई ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, हमको साक्षात नहीं मिल सकते हैं, वो भी हमको मिलते हैं इन मूर्तियों को देखने से भी। जैसे 12वीं शताब्दी में बेलूर में अलापिनी वीणा बजाती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो चिन्नेकेश्वर मंदिर है वहां पर अभी भी रखी हुई है। तो उसको देखने से पता लगेगा आलापिनी वीणा कैसे होती थी, ये इस तरीके का। ऐसे 13वीं शताब्दी में केशव मंदिर है, वहां पर सरस्वती जी की मूर्ति हमको मिलती है जो हाथ में एक तंत्री वीणा लिए हुए हैं। ऐसे राजस्थान के कई मंदिरों में, उदयपुर के मंदिरों में ऋषभदेव मंदिर है, वहां पे वीणा ली हुई मूर्ति प्राप्त होती है। कई सारे मिलता है हम लोग को वाद्य संबंधी। तो हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति का जो किस तरीके का मूर्तियों में डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे प्रचार प्रसार हुआ, उस समय म्यूजिक का क्या इफेक्ट था, किस तरीके के वाद्य थे, अगर गाते थे या तो कितने लोग गाते थे, समूह गान किस प्रकार का होता था, इन सब चीजों को अगर स्टडी करना होगा तो हमको मूर्ति के ऊपर, मूर्ति कला के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भारतीय संगीत जो है धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। भारतीय संगीत ही ऐसा संगीत है जिससे हमको शांति प्राप्त होती है, हमारे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो भारतीय संगीत में वाद्यों से संबंधित जो विभिन्न मूर्तियां हैं, अब वो क्या मुद्राएं थी, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उठ के, बैठ के, खड़े होकर, कि किस किस स्थिति में पोजीशन क्या होती थी उनका इंस्ट्रूमेंट्स वादन में या गाते समय, इन सब चीजों को हमें मूर्ति कला, मूर्ति को देखने से ही हमें पता लगेगा। और हमारा जो आध्यात्म है और मूर्ति जो धर्म है और मूर्ति कला का बहुत संबंध, गहरा संबंध दिखता है। और संगीत और धर्म का, संगीत और मूर्ति कला का इस प्रकार एक बहुत संबंध गहरा हमको प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय कला की जो विभिन्न डिफरेंट शैलियां हैं, उनमें भी जो इंस्ट्रूमेंट्स कहना चाहिए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिलते हैं। और जो शैली है हमारी कला की, जैसे कई सारे स्थानों में अमरावती, मथुरा या नागार्जुन कोंडा, इन सब जगहों पर विभिन्न स्तूपों या धार्मिक प्रांगणों या मंदिरों में या गुफाओं में अनेक जगह पर ये विभिन्न वाद्य, विभिन्न गाते तरह से गाते बजाते या विभिन्न नृत्य करते हुए हमको मूर्ति मिलती हैं। कई सारे मूर्ति केंद्र हैं, जैसे सारनाथ है या नागार्जुन कोंडा है, सांची है, अमरावती है, भरहुत है या बोध गया है। यहाँ नृत्य करती हुई भी हमको मूर्तियां मिलती हैं। बहुत कई मूर्तियां नष्ट भी हो गई हैं, कहीं कोई आधा चीजें टूट गई हैं तो एकदम क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इन मूर्तियों के आधार पर हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि हर काल में वीणा का प्रचार बहुत ज्यादा था। वीणा प्रचलित जो थी प्राचीन काल से, और हर काल में मूर्तियों में वीणा या मृदंग या नृत्य करते हुए मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या इंस्ट्रूमेंट में और हम देखना चाहें तो हमें मंजीरा मिलता है। ये मंजीरा बजाते हुए, गाते बजाते कई सारे ग्रुप में कैसे म्यूजिक का प्रयोग होता था, ये सब मूर्तियों पर आधारित हमको देखने से पता लगता है कि क्या उस वक्त मतलब किसी एक प्रदेश में ही नहीं,
बल्कि पूरे भारत में संगीत से संबंधित विभिन्न विभिन्न विषयों पर हमको मूर्तियां प्राप्त होती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, गुफाओं में भी हमको अजंता एलोरा या कोई पुरानी पुरानी गुफाओं में आप चले जाओ, अक्सर हमको देखने को मिलती है। और एक छोटा छोटा सा भी कहीं एक मूर्ति हो तो वो बहुत कुछ प्रकाश डाल सकती है। जरूरी नहीं कि हजारों की संख्या में हो। आप कहीं भी जाओ, छोटा सा अगर इंस्ट्रूमेंट कहीं उकरा हुआ मिलेगा या कोई एक छोटी सी मूर्ति मिली, तो आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का उस वक्त प्रचार था संगीत का हमारा, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे प्रचार में थे और क्या हमारे वाद्यों का स्थान था, संगीतज्ञों का क्या स्थान था। अधिकतर मंदिरों में तो हमको वाद्य बजाती हुई मूर्तियां मिलती ही हैं। संगीत से संबंधित मूर्तियां हमें चंदेरों के समय बहुत मिली हैं, गुप्त काल में बहुत मिली हैं मूर्तियां। कई सारे मंदिरों में हम देखते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि आदिकाल से ही हमारे संगीत कला का स्थान समाज में रहा है। हाँ, मुस्लिम काल में बहुत सी मूर्ति कला जो है वो काफी क्षति हो गई थी। उस समय मूर्तियों को नष्ट करने लगे थे वो लोग। अधिकतर मंदिरों में भी टूटी फूटी मूर्तियां ही मिलती हैं, लेकिन उस समय वाद्यों का प्रचार भी बहुत कम हो गया था। फिर भी हमारे जयपुर है या मेवाड़ है, गुजरात, इन स्थानों पर कुछ वाद्य बजाती हुई मूर्तियां मिलती हैं हमको। तो आधुनिक काल में यद्यपि उन्नति हुई है, लेकिन उस जिस प्रकार की प्राचीन वाद्य बजाते हुए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए वाद्यों का प्रचार ना के बराबर रहा है ना। अब आजकल के वाद्य ही तो कैसियो है, गिटार, पियानो, ये सब ज्यादा प्रचलन में आ गए। तो उस वक्त जो मूर्तियां हैं, नेचुरली आप जाके देखें तो एक नवीन शैली, एक नवीन चीज आपके उसमें समझ में आता है कि कैसे उसका रहा होगा मूर्तियों का। आप इस पे स्टडी कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे क्या रहे। और कुछ बुक्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी तुम लोगों को कि मूर्ति कला पर अगर आप स्टडी करना चाहो तो डॉक्टर लालमणि मिश्र जी की पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारतीय संगीत वाद्य, ये करके बुक है उनकी। काफी उन्होंने संगीत के पूरा वाद्य वर्गीकरण पर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा लिखा है। भारतीय संगीत वाद्य अवेलेबल बहुत कम है, लेकिन है, बुक अवेलेबल है ये। ऐसी कुमरिल स्वामी की भारतीय कला और कलाकार, ये एक पुस्तक है। और एम असगर अली कदरी की है प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं कलाएं। ऐसी चमन किरण की बुक है कि भारतीय मूर्ति कला का इतिहास, उन्होंने पूरे इतिहास के ऊपर लिखा है भारतीय कला के। और भारतीय कला और कलाकार बताई दिया तुम लोग को मैंने। इसी प्रकार की कला के सिद्धांत है या भारतीय मूर्ति कला है, श्री राय कृष्ण दास, इन्होंने पुस्तकें लिखी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काफी मैंने कोशिश किया तुम लोग को बताने के लिए कि डिफरेंट मूर्ति कला। और जैसलमेर के कई सारे मंदिर जाओ तो आप इंस्ट्रूमेंट्स आप देखोगे कि अधिकतर वाद्य बजा रहे। हाँ, कुछ वाद्य क्लियर नहीं हो पाए कि कौन से वाद्य बज रहे हैं, तो आप, लेकिन अधिकतर हमें वीणाएं मिलती हैं। सरस्वती जी और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी तो जैसे भगवान कृष्ण है तो उनका बांसुरी है ना। तो जहाँ कृष्ण जी की मूर्ति मिलेगी तो बांसुरी अवश्य उसमें होगी। सरस्वती जी की है, माता सरस्वती वीणा वादनी। भगवान शंकर है तो डमरू। तो गणेश जी हैं तो पखावज, मृदंग बजावे। तो मेरे ख्याल से इस पे आप लोग को चीज डाउट्स कोई तो है तो नहीं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसको तुम लोग को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम, मेरे ख्याल से सब चीज क्लियर हो गई होगी आपको। और आप इसमें अगर कोई टॉपिक लेना भी चाहो तो कोई भी एक अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर वाद्य का कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, तो उस पे आप काम कर सकते हो। तो फिर अगेन हमको इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगी। हमें म्यूजियम जाना पड़ेगा, हमें मूर्तियां जहाँ पे पुरानी प्राचीन मिले और उस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित मूर्तियां मिले वहां जाकर देखना पड़ेगा आपको। मैन्युस्क्रिप्ट्स देखनी पड़ेंगी। तो इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा
सब काम करती हैं और तब मिलकर एक नई चीज सामने डेवलप होती है। ठीक है, ओके मैम। जी मैम। जी मैम। चलो ठीक है। ओके मैम। ओके गुड। बोरिंग तो नहीं लगा? नहीं मैम, यस नो मैम। मैम। कुछ बहुत नया ही अच्छी था। चीज़। हाँ, नया काम है बेटा, जब जितना डेप्थ में जाओगे तो उतनी अच्छी चीज लगेगी। और आप करो, और कभी भी एनी भी टाइम कुछ हो प्रॉब्लम तो फिर मैं हूँ साथ में, है ना? ठीक, जी तो आज जी का क्लास हम एंड जी। करते हैं। ओके बेटा, बाय। ओके मैम, प्रणाम मैम। हाँ मैम।